जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है 4K स्टडीज़ के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिस्टी आईएएस के द्वारा एनसीईआरटी थर्ड क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो भी बनने वाले हैं डिस्टी के द्वारा, जो भी क्वेश्चन बनाए गए हैं उसको हम लोग सीरीज के माध्यम से कवर करेंगे। इस सीरीज में हम लोग 6 क्लासेस 12 क्लास की सारे सब्जेक्ट की सीरीज में हम लोग इंक्लूड करेंगे। जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं डिस्टी आईएएस के द्वारा उसको हम लोग कोशिश करेंगे कवर करने की। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट में 6 क्लास से 12 क्लास तक के जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं डिस्टी आईएएस के द्वारा चैप्टर वाइज हम लोग इसको हल करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। और आज के सेशन में हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं, भारतीय इतिहास को, और बहुत ही जल्द बाकी सब्जेक्ट भी कवर होगी। इसको हम लोग इस सीरीज को पहले स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हम लोग एक एक करके इसमें जानेंगे। और आप सबों को पता होगा एनसीईआरटी और डिस्टी के बारे में, दोनों के दोनों एग्जाम की दृष्टिकोण से कितना इंपॉर्टेंट है आप सबों को पता होगा, है ना। एनसीईआरटी की अगर बात करूँ, सबसे पहले मैं डिस्टी की बात कर लेता हूँ। डिस्टी के बारे में मैं परिचय देना कोई उचित नहीं समझता, क्योंकि आप सभी उसके बारे में जानते हैं। हिंदी माध्यम हो या इंग्लिश माध्यम हो, उनके रिजल्ट देने में सबसे बेहतरीन संस्थाओं में से एक है डिस्टी आईएएस। और उसकी सारे के सारे पुस्तक इतनी बेहतरीन और इतनी सरल भाषा में और इतनी अच्छी है और इतनी इम्पोर्टेंस है, ये आप सबों को भी पता होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग, जब मैंने डिस्टी आईएएस की ये पुस्तक मैंने देखा और मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे ये सीरीज लाना चाहिए, क्योंकि मेरी ऑडियंस को भी ये जानकारियाँ प्राप्त होनी चाहिए। और मेरे ऑडियंस में से भी बहुत ऑडियंस जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं उनको बेहतरीन होगा और आप सबों को ये इंपॉर्टेंट होगी। ये रही डिस्टी आईएएस के बारे में। और रही एनसीईआरटी की पुस्तक के बारे में। एनसीईआरटी के यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, सभी के सभी जो है ना, सभी के सभी जो है ये एनसीईआरटी के बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सबों को पता होगा। अगर मैं सिर्फ हिस्ट्री सब्जेक्ट जो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लास 6 का हिस्ट्री सब्जेक्ट की अगर चर्चा करूं मैं, क्योंकि मैंने इस हिस्ट्री सब्जेक्ट की 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास की सीरीज मैंने चला रखा है, पूरा डिटेल से मैंने बता रखा है, पूरा वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट भी अपलोड है। ठीक है, तो उसमें मैंने ये भी पहले भी बताया था। सिर्फ 6 क्लास की हिस्ट्री सब्जेक्ट का अगर चर्चा करूँ मैं एनसीईआरटी की पुस्तक से, यूपीएससी के एग्जाम में अब तक के 18 से 19 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 2023 तक के एग्जाम में अब तक 18 से 19 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इससे अगर एवरेज निकाला जाए तो हर साल 1 से 2 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री सब्जेक्ट के 6 क्लास की पुस्तक से पूछे जा रहे हैं। सिर्फ 6 क्लास की बात कर रहा हूँ, ना कि पूरा हिस्ट्री का। समझ सकते हो आप सभी, सिर्फ 6 क्लास की 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स का 1 अंक का महत्व उनसे पूछो जो 1 अंक से उसका सिलेक्शन रह चुका है। तो उनकी जो गलती है, उनकी जो दिक्कतें हैं, वो आप में ना हो, इसलिए मैं ये सीरीज ला रहा हूँ और आप सबों को ये सीरीज में जुड़ना ही होगा। और ये भी बता दूँ कि अगर आप इस सीरीज को देख रहे हो, मैं ये भी दावा करूँगा कि आपको 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करने दूंगा, 1 मिनट भी इधर उधर वेस्ट नहीं करूँगा, सिर्फ इम्पोर्टेंट बात बोलूँगा, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने दूंगा, और नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट सेशन में जो हम लोग आगे की प्लान्स बताते रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग 6 क्लास की हिस्ट्री को ले रहे हैं और चैप्टर वाइज करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर में कहा जाता है क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये सब मैंने डिटेल से भी बताया था और उसमें आज प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। देखिए कितना बेहतरीन हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, गेहूं और जौ फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गेहूं और जौ की फसलों के बारे में बताया है मैंने। उसके बाद इसमें कहा जाता है सही कौन सा है, इसमें भी ध्यान देना है सही और गलत के बारे में, है ना। तो इसमें कहा जाता है पहला में मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। उसके बाद कहा जाता है इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य पहाड़ियाँ थी। इसमें से आपका 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके से आप सही कौन से हैं दोनों में से, और केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। इसमें से आप सबों को थोड़ा बताना भी है कि कौन सा है। ठीक है, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं बताऊँगा। इसमें से जो है ना केवल 1 सही है। मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई है, मतलब किसकी, गेहूं और जौ की। हम लोग डिटेल से इसका चर्चा करते हैं यहाँ पे। इसमें ये भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है और बहुत ही सरल भाषा में व्याख्या भी दी गई है। कहा जाता है सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना आरंभ किया, जो 8,000 वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरथर पहाड़ी में, ये भी ध्यान रखना रहेगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, और इसके बारे में मैंने डिटेल से भी बताया था सीरीज में, है ना। सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों में गेहूं और जौ का उपजाऊ हुआ था और विंध्य क्षेत्रों में इसका नहीं हुआ था। ठीक है, सबसे पहले सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों में गेहूं और जौ की शुरुआत हुई थी, ये इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। इसमें कहा गया था हिमालय और विंध्य क्षेत्रों में, यहाँ सुलेमान और किरथर होना चाहिए, तब उसके बाद ये 2 सही होते। ठीक है,
उसके बाद कहता है गेहूँ और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है। ये उपजाने का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार कहा जाता है नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए हैं। अगर चावल की सिर्फ बात किया जाए तो ये संत कबीर के जो है ना लहुरा देव में पाए गए थे। जिस तरह गेहूं और जो है ये आपका सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों में इसका साक्ष्य कहाँ मतलब मेहरगढ़ में। उसी तरह चावल का जो है ना कबीर नगर लहुरा देव में मिला है। ये लगभग जो 9000 से 8000 वर्ष पूर्व इसकी बात साक्ष्य प्राप्त हुई है हमें। उसी प्रकार नेक्स्ट में कहा जाता है गारो तथा मध्य भारत में विभिन्न पहाड़ी क्षेत्र अनेक कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ है। कृषि का विकास गारो और मध्य भारत में हुआ है कृषि का विकास, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है हमें। उसी प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 2 में कि भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये उपमहाद्वीप के माध्यम से जो है ये आपका 2021 के यूपीएससी के मेंस में भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। मेंस में भी ये क्वेश्चंस आए हैं उपमहाद्वीप के बारे में। आखिर उपमहाद्वीप क्या है इसके बारे में जो देखिए आप 6 क्लास के ही पुस्तक से दिया गया है ना। कितना इंपॉर्टेंट है मैंने बताया था आपको पहले भी। और कहा जाता है ऑप्शन में कि इसमें सबसे पहले सही का बताया जा रहा है आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ है। आरंभिक नगरों का विकास जो है सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर हुआ था। ये चैप्टर नंबर 1 में शायद 5 या 6 पेज नंबर 6 में होगा। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। देखिए इसमें आपका कौन सा केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 2 दोनों, या तो 1 2 में कोई सही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है, केवल एक सही है। इसमें आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था, है ना। सिंधु और सिंधु नदी के किनारे हुए इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। इसके बारे में भी मैंने डिटेल से बताया था। चलिए व्याख्या के माध्यम से जानते हैं क्यों ऑप्शन नंबर बी गलत है, इसके बारे में भी जानते हैं। कथन एक सही है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जा गई है। उसी प्रकार आप 2 नंबर क्यों गलत है इसके बारे में भी जानते हैं। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई। सिंधु नदी के किनारे जो है ये सबसे पहले हुई, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जाता है उसको भी देखते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में अब क्या कहा जाता है, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। देखिए किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। कहा जाता है गंगा नदी के दक्षिण में और इसकी सहायक नदी जो है एक सोन नदी है, और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे प्राचीन काल में उसको किस नाम से जाना जाता था। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मगध के नाम से जाना जाता था। इसका एक्सप्रेशन देखिए क्या कहा जाता है सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। सोन नदी के आसपास का क्षेत्र, ये सोन नदी देखिए ये गंगा नदी है, गंगा नदी के दक्षिण में है आपका सोन नदी। सोन नदी के आसपास जो भी क्षेत्र हैं इसको मगध साम्राज्य कहलाया, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं ना। उसी प्रकार कहता है मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था और इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। और इसी प्रकार कहा जाता है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक लगभग 544 से 492 ईस्वी बिंबिसार था। यानी मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था, है ना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, है ना। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखें, एडजस्ट कर दूँ ताकि आप सबको दिखे। कहा जाता है कि इसमें से भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा सही सुमेलित है, कथन सही है। देखिए भारत के नाम पे ये यूनिट 1 में दिया गया, इसके बारे में भी मैंने चर्चा किया था। कहा जाता है लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर भारत की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस इस नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। उसके बाद कहा भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था और इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा के आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। इस तरह से ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें क्या कहा जाता है ऑप्शन नंबर जो है ना आपका, जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सी, दोनों इसमें सही है ना, दोनों के दोनों इसमें सही है। इसका एक्सप्लेनेशन को देखें तो कहा जाता है कि उपयुक्त दोनों कथन सही है। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा है। उन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा भी कर चुके हैं ना। और भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है।
बाद में इसी भारत समूह का नाम भारत देश के लिए होने लगा। और देखिए ऋग्वेद यानी वेद 4 हैं, आप सबको का बताया होगा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये 4 के 4 वेद हैं। चारों में से सबसे प्राचीन वेद हैं ऋग्वेद हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी ध्यान रखना है हमें। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है हमें, है ना। कहा जाता है अतीत में हाथ से लिखी पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी, ये भी सही जवाब है। उसके बाद कहता है अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मेन्यू के स्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता था, जो लेटिन भाषा में मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ से है जो लिखा होता है, ये भी सही है। इसके बारे में भी मैंने बताया था आपको, है ना। उसी प्रकार नेक्स्ट में कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी में पांडुलिपियां तार के पत्तों का काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र में लिखी जाती थी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी में कहा जाता है पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ये गलत है। ये जो है सिर्फ मंदिरों और बिहारों में ही नहीं मिलती है, इसके अलावा भी क्षेत्रों में मिलती है, ठीक है। तो इसलिए ये गलत है, बाकी के बाकी सारे के सारे वे सही है। इसमें देखिए कथन एक्सप्लेशन में क्या कहा जाता है कि क्योंकि पांडुलिपि मंदिरों और बिहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी प्राप्त होता है। साथ ही पांडुलिपियाँ विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई है, जिनमें संस्कृत, भाषा, प्राकृत और तमिल भी शामिल हैं, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी गलत है ना। तो समझ गए। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, तो आप चिंता ना करें, आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, है ना। कहा जाता है अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिलेख क्या था उसके बारे में देखिए, ये भी क्वेश्चन अभिलेख से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहा जाता है ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्तीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे, और कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी दो, और इसमें सही वाला पूछा जा रहा है। उसके बाद 2 1 2 दोनों, और एक ना तो 2 दोनों कोई। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्तीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके। इसके बारे में भी मैंने बताया था अभिलेख के बारे में, वो जो ना पूरा पत्थर के टाइप में बना के देते थे ताकि वो अपने प्रजा को बता सके अपने राज्यकाल के बारे में। इसमें क्या कहा जाता है वो व्याख्या में, ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे अभिलेख कहलाते थे, ठीक है। ये अभिलेख जो है ना ये पत्थरों में करा जाता था, पत्थरों और धातु पे करवाई जाती थी, ना कि यहाँ देखिए इसमें ऑप्शन नंबर में क्या कहा जाता केवल पत्थर पे, है ना। इसमें सिर्फ पत्थर दिया गया क्योंकि धातु में भी किया गया था, इसलिए ये कथन नंबर ए गलत है ना। उसी प्रकार जाता था कथन 2 सही है। अभिलेखों के राजा रानियों व अन्य लोगों के आदेशकारी विचरण विषय आदि का उल्लेख किया जाता था, वो अपना उसका रुचि रखता था। वहाँ के राजा जो प्राचीन काल के राजा वो सब अभिलेख बनाने में रुचि रखता था ताकि वो उसकी जो है शासनकाल जो है अति फ्यूचर में सारे के सारे प्रजा सब जाने समझे, है ना। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है अशोक का गंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? अशोक का गंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? अरमाइक और ब्राह्मी, यूनानी और ब्राह्मी, देवनागरी और तमिल, और यूनानी और अरमाइक। देखिए अशोक के बारे में भी बताया था मैंने, इसका जो यूनानी और अरमाइक के मतलब लिपियों में लिखा गया था। अरमाइक और यूनानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे है, तो यूनानी और अरमाइक इसका सही जवाब हो जाएगा। यूनानी और अरमाइक लिपियों में जो है ना अशोक का गंधार अभिलेख लिखा गया था, है ना। उसी प्रकार इसका एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं। अशोक का गंधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया था, इसको भी ध्यान रखना है। इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ देखिए क्या कहा जाता है कि ईसा मसीह, देखिए आप ये आपका डेट जो मतलब कि कैलेंडर से लिया गया है। कैलेंडर भी आपके यूनिट 1 में दिए गए हैं, इसके बारे में भी मैंने BC AD इसके बारे में चर्चा किया था मैंने। ईसाई मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईस्वी पूर्व यानी कि ईसा पूर्व के नाम से जानी जाती है। उसी प्रकार कहता है वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। नीचे दिए गए कूट को प्रयोग सही चयन करिए। ऑप्शन नंबर ए में है ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर बी में ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी में कहा जाता है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी में ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये दोनों के दोनों सही है, इससे ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है ना। तो इसको भी ध्यान रखना है। इसका एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग देख लें। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो विकल्प ए सही है और ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। ईस्वी पूर्व की अंग्रेजों में बिफोर
क्रास्ट यानी बीसी कहते हैं, और हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में इसी ईस्वी का चलन है, जिसे एडी यानी कि एनो डेमिनी कहा जाता है। और बीसीई का अर्थ बिफोर कॉमन एरा तथा सीई का अर्थ कॉमन एरा होता है। बीपी का प्रयोग बिफोर प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है। मैंने इसके बारे में डिटेल से भी पहले चर्चा किया था, है ना। तो इस तरह से देखिए 6 क्लास में जो है ना टोटल 8 क्वेश्चंस यानी डिस्ट्रिक्ट पब्लिकेशन के द्वारा बनाए गए हैं, और 8 सवाल अब तक के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस, और रिपीट भी पूछ सकते हैं, और इसके ऑप्शंस भी बदल सकते हैं, ऑप्शंस के अनुसार भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यूनिट 1 को देख चुके हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि यूनिट 1 से 2 मतलब कम समय में जो है ना आपको सही तरीके से जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो मैं ये सेशन में जो है ना बस एक ही यूनिट को लेना चाहूँगा, और बहुत ही जल्द नेक्स्ट यूनिट आएगा, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन में जो है ना कुछ ज़्यादा यूनिट्स लेने की कोशिश करूँगा। इससे क्या होगा कि आप सबों का भी जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा। और आज के सेशन में मैंने जैसे इंट्रो में ही काफ़ी समय ले लिया आपका, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। तो और नेक्स्ट सेशन में इतना मैं कोशिश करूँगा आप सबों का कम समय में बेहतरीन तरीके से बता सकूँ। ओके, तो आप सबों को मैं यही कहूँगा, आप सभी हमारे साथ जुड़िए प्लीज़, और मैं यही कहूँगा कि सभी के सभी कम से कम 1 से 2 स्टूडेंट को शेयर कीजिए या ग्रुप में शेयर कीजिए प्लीज़। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए, तो प्लीज़ इतना तो आप सभी को कर ही सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई होगी। और यदि चैनल में कोई भी पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।